गोविंद दोतारा साहब, हमारे बड़े साथी विश्वेंद्र सिंह जी, महेश जोशी जी, पीएचडी मंत्री सुभाष गर्ग जी और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे गणमान्य बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, कुछ ही आज महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर ये उनका 259वां बलिदान दिवस है। इस मौके पर मुझे आने का अवसर मिला। परसों में आया था और दूसरी बार इतना जल्दी आने का मुझे सौभाग्य मिला। आप सबके दर्शन हुए, मुझे बहुत खुशी है। महाराजा साहब के बारे में सूरजमल जी का नाम इतिहास में दर्ज है, देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। जिस रूप में उन्होंने संघर्ष किया उस जमाने के अंदर, लोहा लिया अंग्रेजों से, मुगलों से, तमाम देसी विदेशी राजाओं से, उनका नाम अमर हो गया और वीरता की छाप छोड़ी। उन्होंने भरतपुर की स्थापना की और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हम लोग कभी कभी उनको याद करते हैं, ऐसे महाराजाओं के जीवन से अगर हम प्रेरणा लें तो नई पीढ़ी को शिक्षा दे सकते हैं। महापुरुषों को मूर्तियाँ लगती है, क्यों लगती है? शहीदों की मूर्ति लगती है, जो शहीद होते हैं सेनाओं पे, सीमाओं पर, की मूर्ति लगी है तो आने वाली पीढ़ी सोचेगी मूर्ति किसकी लगी है। अभी मैं महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति पे फूल चढ़ा के आया हूँ, मूर्ति लग गई। इसके मतलब आने वाली पीढ़ियाँ जो है, हमारे बाद वाली पीढ़ियाँ भी पूछेगी भाई मूर्ति क्यों लगी, कैसे लगी, इतिहास क्या था। उससे हमेशा नई पीढ़ियाँ अच्छे संस्कार प्राप्त करती है, अच्छे संस्कृति अपनाती है, अच्छी भावना अपनाती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना पैदा करती है। इसलिए हमारे यहाँ महान परंपरा है कि हम लोग मूर्ति लगाते हैं। महाराजा सूरजमल जी के बारे में समझता हूँ कि हमें और ज़्यादा इनके त्याग तपस्या के बारे में चर्चा करनी चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर, जिसकी मैं कमी महसूस करता हूँ। क्योंकि पता नहीं किन कारणों से उनका जो जीवन था, जो मैंने पढ़ा इतिहास, तो अलग तरह का था। उस जमाने के अंदर 250-300 वर्ष हो गए होंगे मेरे ख्याल से, तो उस जमाने के अंदर आप जिस रूप में उन्होंने संघर्ष किया हो और एक स्थान बनाया हो अपना इतिहास के अंदर, ऐसे महापुरुषों को खाली कोई जाट समाज नहीं, कोई खाली सिंधिनवाड़ नहीं, जो महापुरुष बनता है वो सबका होता है। गांधी जी किसके हैं? गांधी जी किसके हैं? किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं? वो सबके हैं, छत्तीसी कौम के हैं। महापुरुष का मतलब ही, महापुरुष जो बनता है, त्याग करता है, राजा महाराजा होते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। तो मेरा मानना है कि सभी जाति, चाहे वो जाट हो, गुजर हो, कुशवा हो, जाटव हो, कोई जाति का हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको मिलके गर्व करना चाहिए कि हमारे यहाँ के राजा का एक इतिहास है। उसी रूप में पूरे और ये इनका राज भी फैला हुआ था मेरे ख्याल, अलीगढ़ तक और आगरा तक बहुत लंबा चौड़ा राज था, एटा तक भी था मेरे ख्याल से, बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य था उनका। अब उसकी 14वीं पीढ़ी है मेरे ख्याल से, विश्वेंद्र सिंह जी 14वीं पीढ़ी के हैं ये, और ये भी अपना में विरले व्यक्तित्व के धनी है ये। और मैं इनको, जैसे राहुल गांधी निकल पड़े हैं
कारवा लेके देश के अंदर पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, वो भी कॉमरेड की तरह ही है। राहुल गांधी भी मैं नज़दीक से देखता हूँ, गुजरात में मैं था उनके साथ में, तो वो कॉमरेड है, मतलब एक प्रकार गरीबों के जैसे है। मेरे दिल में भावी है कि मेरा ज़िंदगी का एक एक पल गरीब की सेवा में बढ़े लगे। उसी ढंग से मैं सारी स्कीम बनाता हूँ, चाहे मेडिकल की हो, शिक्षा की हो, पेंशन की हो। इतनी हमने योजना बनाई है, वो सब सोशल सिक्योरिटी है। हर इंसान को जीवन में जिंदा रहने का हक है, आत्मस्वाभिमान के साथ में। दुनिया के मुल्कों में पेंशन मिलती है, वीकली मिलती है, हर परिवार को मिलती है जो नीडी होते हैं। मैंने भी तय कर रखा है कि राजस्थान के अंदर अब महंगे ये मारे, तो मैंने कह दिया 500 रुपये में सिलेंडर देंगे हम लोग गरीबों को। तो कहने का मतलब है कि यही भावना मैं देखता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कॉमरेड महाराजा, कहता हूँ इनको, विश्वनाथ सिंह को कॉमरेड महाराजा। ये कॉमरेड की तरह रहते हैं, कॉमरेड की तरह रहते हैं। मैंने कभी इनको सूट पहने में नहीं देखा, कीमती सूट पहने में देखा नहीं। चोले पायजामा में पहनते मेरी तरह रहते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उनकी 14वीं पीढ़ी, इनकी पिताजी को मैं जानता था। जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना 80 के अंदर, आज से 40-42 साल पहले, तब वो मुझसे मिलने आए थे वहाँ नॉर्थ एवेन्यू के अंदर। मैं अभी भूला नहीं उनको। बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्तित्व के धनी थे वो, और प्यार दुलार मेरे प्रति उन्होंने किया, मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मेरा मानना है कि हम आने वाले वक्त के अंदर चाहेंगे कि भरतपुर, पूरा धौलपुर, करौली, माधोपुर, ये आपके जो पूरी राजस्थान है, हमारी सरकार बनाने में भी इस संभाग ने बहुत बड़ा योगदान किया है। इस बात का एहसास मुझे है। इसलिए मेरा प्रयत्न रहता है कि कैसे मैं हर स्कीम, पीने के पानी की संकट है, ERCP को लेकर हम लोग झगड़ा कर रहे हैं भारत सरकार से। प्रधानमंत्री ने वादा किया था जयपुर में और अजमेर के अंदर, नाम लेकर के तमाम 13 जिलों के नाम लिए उन्होंने, और ये कहा कि मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा। वसुंधरा जी जो बैठी थी वहाँ पर, कि हमारी ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भेजा, मैं सकारात्मक रुख अपनाऊंगा। इतना कहना बहुत होता है। मुझे याद है कि लाल बहादुर जी की जयंती में आया था यहाँ पर, मैंने चंबल की घोषणा करी थी आपके पीने के पानी की, पहले टर्म में। उस काम को हमने किया, सरकार बदल गई हमारी, तो पीछे बढ़ गए, हमने शहर तक पानी लाए कम चंबल का। अभी तक भी कई गांव छोटे हुए हैं। यही योजना अच्छी है आपकी ERCP की, जो मैं समझता हूँ कि राहत दे सकती, परमानेंट मीठे पानी का। जैसे जोधपुर हमारा इलाका है, मारवाड़ है, इंदिरा गांधी कैनाल से पानी हम लेके आए, उसके बाद में शांति होगी। वरना हम लोग भी बहुत तकलीफें थी वहाँ, बार बार जोधपुर खाली करो, रेलगाड़ी से पानी आता था वहाँ पर, रेलगाड़ी से पानी आता था। इमरजेंसी योजना बनाई हम लोगों ने। तो ये पीने का पानी तो कम से कम इंसान को मिले। ये संभाग की प्रॉब्लम मेन है वो पीने का पानी है। कई जगह तो बहुत ज़्यादा ही खराब स्थिति है। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि किसी प्रकार ERCP की योजना हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को कन्विंस करें। आज नहीं तो कल कन्विंस होंगे वो, उनके मुंह से सब निकले हुए हैं। अरे पुरानी कहावत है, हाकम बदल जाता हुक्म नहीं बदलता है। और यहाँ तो हाकम भी वही है, हुक्म देने वाला वही है, आज भी हाकम वही है। तो वो क्यों बदल रहे हैं? हाकम बदल जाता है, नया हाकम आता है, वो भी हाकम की बात, पहले वाला हाकम की बात मानता है। ये कहावत है पुरानी, हाकम बदल जाता है, उनका दिया हुक्म नहीं बदलता है। अगले वाला राजा भी वही काम करता है। यहाँ तो वही है प्राइम मिनिस्टर, जो पहले थे वही आज भी है। तब उन्होंने क्यों इस योजना को रोक रखा है? और मंत्री हमारे जल संसाधन मंत्री राजस्थान का है, जो आज 25 MP दिए राजस्थान है उनको, क्या एक योजना को राष्ट्रीय परियोजना 16 परियोजना चल रही है देश के अंदर, क्या एक योजना को सम्मिलित नहीं करवा सकते? वो ऐसा मैं समझता हूं कि
पता नहीं उन मंत्री के दिमाग में क्या है, जाके वो बात करे प्रधानमंत्री जी से। जो पानी का मंत्री है अपने राजस्थान की बात करता है तो क्या प्रधानमंत्री जी मना कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के 25 काम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी बदल सकती है कामों की। तो मंत्री अपना निकम्मापन क्यों दिखा रहा है, ये मैं पूछा जाता हूं उनसे। वो क्यों नहीं जाके अड़ते हैं, साहब एक मेरा प्रदेश का मामला है, आपने वादा किया इसको आपको निभाना पड़ेगा। 25 MP हमारे हैं, सब जाके खड़े हो जाएं। 13 जिले कैसे कहते हैं, 40% आबादी है आपकी 13 जिले की। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम मुद्दे जो हैं हमें उठाना चाहिए, उठाने पड़ेंगे। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और केंद्र सरकार को मैसेज आएगा कि अगर 13 जिले हैं ये, अगर हमने योजना को स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया, तो ये अगले चुनाव में हमें साफ कर सकते हैं। ये भय होगा तब जाके वो काम करेंगे। हमने ध्यान रखा इस संभाग का। पहली बार आप देखिए आजादी के बाद में, मैं अभी गिनती कर रहा था कितने मंत्री बन गए आप यहाँ से, सारे को मंत्री बना दिए सबको। विश्वेंद्र सिंह जी पर्यटन मंत्री। आजादी के बाद में इतने इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पहली बार मिले होंगे आपके पूरे राजस्थान को आजादी के बाद में। बद्रीनाथ यादव PW मंत्री, कभी आज तक कभी मिला? PW मंत्री कितनी सड़कें आपकी है, ठीक करवा सकते हो आप लोग। मैं भी लगा हुआ हूँ। सुभाष गर्ग जी आयुर्वेद के भी टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री, पहली बार आपके भरतपुरा में जिला लंबे अरसे बाद में। मैं उम्मीद करता हूँ अब आगे भी ध्यान रखोगे आप लोग। वो मंत्री बन गया आपके। जायदा खान शिक्षा राज्य मंत्री बन गई और राजा साहब के साथ में वो टूरिज्म मिनिस्टर भी है। जायदा खान मुरारी में पहले, ठीक है, मुरारी में। और 1000 करोड़ का बजट पहली बार बना आजादी के बाद में। टूरिज्म का बजट आजादी के बाद में 50, 100, 200 करोड़ मुश्किल से मिलता था। विश्वेंद्र सिंह के कारण से 1000 करोड़ का बजट दिया, 1000 करोड़ का बजट दिया। पहले हम आते थे गाना सेंचुरी देखने के लिए, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। गाना को वापस रिवाइज करना बहुत जरूरी है। गाना के साथ में आपका नाम जुड़ा हुआ दुनिया के मुल्कों के अंदर। दुनिया के टूरिस्ट आते थे, गाना के अंदर जाते थे, केवला देवने जाते थे। वहाँ स्थिति खराब है, पानी नहीं है। वो जो 5वां डैम का पानी का समस्या है, मैं गुर्जर समाज के लोगों को आह्वान करना चाहूँगा इस मंच से, कृपा करके वो पानी को छोड़ने की इजाज़त दें, जिससे कि नीचे जो किसान है, वो मीणा भी है, गुर्जर भी है, छत्तीसी कौम के हैं, उन सबको सीधे के पानी मिले और गाना में पानी आ जाए तो मुसीबत खत्म हो जाए। वहाँ पर वो बर्थ आएगी, वहाँ पर रिवाइव होगा और ढंग से, तो एक बड़ा नाम होगा। मुझे याद है इंदिरा गांधी जी आई थी यहाँ पर, मैं भी आया था उस वक्त में। यहाँ पर संजय गांधी आए थे, डी के महल देखने गए थे वो लोग और रुके थे वहाँ गेस्ट हाउस के अंदर, गाना के अंदर। मैं भूला नहीं हूँ, जब मैं NSC में था बचपन के अंदर। मोहन गोरावल आपके यहाँ अभी तो है नहीं वो, पर वो जमाना और था बचपन के अंदर मेरा खुद का भी, जब मैं भरतपुर आया करता था। तो आप सोच सकते हो, अब देखिए आप ज्यादा कामनी मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जोगेंद्र अवाना देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बना है। ये भी इसके राज्य मंत्री का दर्जा तरीके से है, उनको टेक्निकली मिलते ही सकता दर्जा इनको, क्योंकि MLA इनको। वाजिद अली को भी हमने संजय वित्त बोर्ड का बनाया अध्यक्ष। तो करीब करीब सभी आपके जो लोग हैं सबको हमने कहीं की जिम्मेदारी दी है। पहली बार वहाँ अमर सिंह जी आपके बयाना के MLA हैं। रमेश मीणा पंचायत राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, वो भी पूरे राजस्थान के करौली के हैं। और लाखन मीणा जी डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष बन गए वो भी, क्योंकि MLA हैं। दर्जा इनको मिलनी सकता टेक्निकली, या उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, MLA-शिप खत्म हो सकती है, इसलिए टेक्निकली हम दे नहीं पा रहे। वरना सम्मान वही है जो कि एक मंत्री का होता है। इस प्रकार से हमने सबको एडजस्ट किया। पूरे महिला मीणा को भी मंत्री बनाया है, यहाँ पर आपके कृषि उपज मंडी का मंत्री बना दिया 2 साल से। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पूरा ध्यान रखा पूरी राजस्थान का,
और पूरी राजस्थान ने ध्यान रखा हम लोगों का। सरकार बनाई है, उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही है उस वक्त में। हाँ, मैं भूल ही गया। प्रसादी मीणा स्वास्थ्य मंत्री, ममता भूपेश चाइल्ड मंत्री। आप बताइए क्या कमी रखी हम लोगों ने। खटाना देवी वही बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रद्युमन सिंह जी जो है वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, जो आपके धौलपुर के पहले हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं। पूरे फाइनेंस कमीशन जो बांटता पैसा पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, उनके चेयरमैन वो हैं। पूरा आपका पूरी राजस्थान जो है शानदार तरीके से हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये सोच के दिया है कि तमाम लोग मिलकर के आपके चौमुखी विकास में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पेंशन के काम हो। बच्चों को हम लोग विदेश तक भेज रहे हैं, फ्री के अंदर फीस दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। कोचिंग करवा रहे हैं हम लोग, 20,000 बच्चों को फ्री कोचिंग करवा रहे हैं, क्योंकि पैसा दे नहीं सकते, ज़्यादा फीस लगती है वहाँ पर। कंपटीशन वो भी आए। लड़कियों को दे रहे हैं 20,000 बच्चियों को स्कूटी दे रहे हैं। 11 लाख बच्चों को हमने साइकिल बांटी है। कोई कमी नहीं रख रहे। इतनी स्कीमें मेरे पास में हैं, कभी वक्त नहीं कि मैं उनको आपको गिनाऊं। पर राइट टू हेल्थ हमने बिल पेश कर दिया असेंबली के अंदर। सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले, कम से कम वो जिंदगी जिए। तो आज कितना महंगा इलाज है, घर बिक जाते हैं, अपने माँ बाप बूढ़े होते हैं, डॉक्टर कहता है ये बचेंगे नहीं, तब भी हम लोग उसकी सेवा करते हैं। ये हमारे संस्कार है। 1 लाख खर्च हो, 2 लाख खर्च हो, हम खर्च करते हैं उसके लिए, चाहे बोले कहने भी जाओ। आज अपने व्यवस्था कर दी, फ्री इलाज होगा सबका, ऑपरेशन फ्री होंगे। कितनी बड़ी बात है। दुनिया, देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा। हार्ट का ऑपरेशन फ्री हो, लंग्स, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो। आज के घुटनों के ऑपरेशन होने लग गए। आप जानते हो कि बूढ़े लोगों के 3-4 लाख खर्च होता, फ्री में अब सब इलाज फ्री राजस्थान के। 10 लाख का बीमा कर दिया पूरे प्रदेशवासियों का। पूरे प्रदेशवासियों बीमा है ये। सुन लीजिए, आप लोग पीछे बैठे हुए हो, आप सबका बीमा हो गया 10 लाख का। 10 लाख तक का इलाज फ्री। और उसके अलावा भी अगर किसी घर में तकलीफ आ गई किडनी ट्रांसप्लांट करने की या लिवर ट्रांसप्लांट करने की, उनके लिए अलग से 10 लाख वाला अलग है हिसाब, वो आगे काम आएगा। उसके अलग हम लोग पैसा देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए और लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए। और 5 लाख बीमा है, कोई घर में मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट से, डूबने से, 5 लाख रुपये अलग मिल जाते हैं। इतनी शानदार योजना हमने बनाई है। ये चिरंजीवी योजना जिसका नाम है। बाकी भी कई योजनाएं महिलाओं के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी, सबके लिए योजना है। कर्मचारियों के लिए हमने ओपीएस लागू कर दिया। पूरे देश में तेलगा मर गया है। राजस्थान सरकार वो सरकार है जिसने ओल्ड एज पेंशन लागू करने मतलब सिक्योरिटी देती है कर्मचारी को। बुढ़ापे के अंदर तकलीफ नहीं पाओगे तुम। बेटों के पोतों के भरोसे नहीं रहोगे। कई बार बेटे पोते की सेवा नहीं करते दादा की, कम से कम वो आदमी जिंदगी जी सके, इतनी शानदार पेंशन उसकी है। बल्कि बेटे पोते पूछेंगे दादा को, बाप को, तो भाई इनको पेंशन मिल रही है, पेंशन हमारे भी काम आएगी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हो, विधवाओं को, बुजुर्गों को, निःसज्जनों को, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी मेरी सरकार की बहुत बड़ी थीम है। महंगाई है तो हमने कहा 500 रुपये हम गैस सिलेंडर देंगे। और भी हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे पैकेज देवे गरीबों को या आम आदमी को, जिससे महंगाई की मार कम हो सके। उसके ऊपर बहुत भयंकर महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है। राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य यही है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और देश में शांति सद्भाव भावना रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। झगड़े आपस में नहीं हो, कोई धर्म के बीच में, कोई जाति के बीच में। ये थीम है, राहुल गांधी की थीम है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरी भावना आप समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ी कौम महाराज सूर्यमल जी के प्रति जो भाव है, उनके आधार पर अपने आप को डालें और समाज सेवा में भी अपने आप को समर्पित करें। समाज सेवा, सामाजिक सरोकार बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा भरतपुर डिवीजन जो है उसका आने वाले वक्त में कायाकल्प होगा। यहाँ जो चाहे हमने खूब स्कूलें खोली है,
अस्पताल खोले हैं, कॉलेज खोली है। 50 साल में 250 कॉलेज खुली राजस्थान के अंदर, और मैंने खोल दिए 3-4 साल में 210 कॉलेज 11 कॉलेज खोले, 211 कॉलेज खोल दी 4 साल के अंदर। 94 कॉलेज लड़कियों खोल दिए, लड़कियों की कॉलेज 94, और 500 लड़के कहीं पढ़ेगी गाँव में भी या कस्बे में, वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी। ये मैंने घोषणा कर रही थी लड़कियों के लिए भी। तो कोई लड़कियों के नाम पे आप कोई ताली नहीं बजा रहे हो? अरे लड़कियाँ तो जरूरी है, आधी आबादी महिलाओं की होती है, वो बढ़ेगी आगे तब देश बढ़ेगा आगे। इसलिए ध्यान रखो, आप लोग सब मिलकर के हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपका संभाग मजबूत बने, मेरी प्रायोरिटी है ये संभाग जो है राजस्थान में तेज गति से विकास करे। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।